हमने उन सारे मंत्रियों की लिस्ट बनाई है कि अगर जन लोकपाल बिल आ गया तो कौन कौन से मंत्री हैं, वो कौन कौन से मंत्री संसद मंत्रिमंडल में बैठे हुए हैं, वो जेल जाएंगे या नहीं है तो नहीं पता, लेकिन उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी, 2-3 एफआईआर दर्ज होगी और उनके खिलाफ तहकीकात चालू होगी। ऐसी मंत्रिमंडल, हमारे देश के मंत्रिमंडल में केंद्र में टोटल 34 मंत्री हैं और 34 में से आज मैं 14 नाम आपके सामने रखने जा रहा हूं। 14 मंत्रियों के 14 मंत्रियों के नाम आपके सामने रखने जा रहा हूं कि अगर सख्त जन लोकपाल बिल आ गया तो ये 14 मंत्रियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी और इनके खिलाफ तहकीकात चालू होगी और हमें उम्मीद है इनमें से कई लोग जेल चले जाएंगे। ऐसा मंत्रिमंडल कैसे सख्त लोकपाल बिल पारित कर सकता है, सबसे बड़ा ये प्रश्न खड़ा होता है। तो सबसे पहले इन मंत्रियों का एक एक करके नाम शुरू करते हैं। लालू यादव जी अभी मंत्री नहीं है, वो कह रहे हैं लालू यादव जी अभी मंत्री नहीं है। पी चिदम्बरम कह रहे हैं, चलिए पी चिदम्बरम से शुरू करते हैं। चिदम्बरम जी के ऊपर ये जो कुछ मैं बोल रहा हूं ये हमने तहकीकात नहीं की है, मीडिया वालों ने तहकीकात की है। आप सब लोगों की वेबसाइट से हम लोगों ने उठाया है, हम नहीं कह रहे, ये आप लोग कह रहे हैं। और जो मैं कह रहा हूं उसकी अखबारों की कटिंग है हमारे पास और टीवी चैनल्स की वेबसाइट से हम लोगों ने उठाया है। तो ये इनके ऊपर आरोप है, चिदम्बरम साहब के ऊपर आरोप है कि उन्होंने 2G घोटाले के अंदर राजा के साथ मिलकर स्पेक्ट्रम को सस्ते दामों को इन कंपनियों को बेचा और उस बेचने की साजिश में वो उसका एक हिस्सा थे। लेकिन चिदम्बरम साहब के खिलाफ एफआईआर कौन दर्ज करेगा? सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में बोला है कि हमने चिदम्बरम साहब की तहकीकात कर ली और हमें उनके खिलाफ कुछ भी नहीं मिला। सीबीआई तो चिदम्बरम के अंडर में आती है, तो सीबीआई चिदम्बरम साहब के खिलाफ कैसे तहकीकात कर सकती है? सीबीआई के अफसरों की तो ट्रांसफर चिदम्बरम साहब करते हैं, तो सीबीआई चिदम्बरम साहब के खिलाफ कैसे तहकीकात कर सकती है? तो एक बहुत बड़ा प्रश्न ये उठता है कि अगर चिदम्बरम साहब के खिलाफ आरोप लगे तो उसकी तहकीकात इस देश के अंदर कौन करेगा? कोई तहकीकात नहीं कर सकता। दूसरा, चिदम्बरम साहब के खिलाफ एक काशीनाथ टापुरिया है, कलकत्ता के बिजनेसमैन है, उन्होंने कई गड़बड़ियां कर रखी हैं, ये आरोप है। उनके खिलाफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट लगा हुआ है, उनके खिलाफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगा हुआ है। जब चिदम्बरम साहब वित्त मंत्री थे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनके खिलाफ 580 करोड़ रुपए की डिमांड खड़ी करी कि इन्होंने 580 करोड़ रुपए का घपला किया। इनकी बीवी के खिलाफ 20,000 करोड़ रुपए की डिमांड खड़ी करी और ये काशीनाथ टापुरिया के खिलाफ। और आप ये सोचिए कि इन काशीनाथ टापुरिया का वकील कौन था? चिदम्बरम साहब की बीवी, चिदम्बरम साहब की बीवी इनकी वकील थी। वित्त मंत्री ये थे, वित्त मंत्री होते हुए इन्होंने इसके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनके खिलाफ मांग खड़ी करी और इनकी बीवी उनको बचा रही है कोर्ट के अंदर। क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि जिस मंत्रिमंडल के अंदर चिदम्बरम साहब हैं वो जन लोकपाल बिल कभी भी बनाएगा? चिदम्बरम साहब ज्वाइंट ड्राफ्टिंग कमेटी में भी थे और सबसे बड़ी अड़चन चिदम्बरम साहब बन रहे थे ज्वाइंट ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर। दूसरा नाम आप बताइए, दूसरा नाम कौन हो सकता है?
अजीत सिंह जी आज हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं, उड्डयन मंत्री हैं। विकीलीक्स की एक रिपोर्ट के आधार पर उनके ऊपर आरोप है कि जब 2008 में न्यूक्लियर डील के ऊपर मनमोहन सिंह सरकार को खतरा पैदा हुआ संसद के अंदर, तो इन्होंने 10-10 करोड़ रुपए लेकर अपने सांसदों को मनमोहन सिंह सरकार के फेवर में वोट डालने को कहा था। जिस मंत्रिमंडल के अंदर अजीत सिंह जी हैं, क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो कभी भी जन लोकपाल बिल पारित करेगा? इस आरोप की तहकीकात कौन करे? ये आरोप मैं नहीं लगा रहा, ये अखबार वालों ने लगाए हैं। इस आरोप की तहकीकात कौन करेगा? सीबीआई करेगी। सीबीआई तो इन्हीं के अंदर में है, इन्हीं की सरकार बचाई थी उन्होंने, तो सीबीआई कैसे तहकीकात कर सकती है इसकी? तीसरे, फारूक अब्दुल्ला साहब आज मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हैं। उनके ऊपर 2 आरोप हैं। एक आरोप है कि जम्मू एंड कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के 2 पूर्व कोषाधिकारियों ने उनके ऊपर घोटाले के आरोप लगाए हैं, लेकिन अभी तक एक भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। एफआईआर दर्ज होगी भी नहीं कभी। दूसरा आरोप है कि उन्हीं के पार्टी के सैयद यूसुफ शाह का कत्ल कर दिया गया था। इसकी एफआईआर कौन करेगा? इनके खिलाफ कौन जांच करेगा? इन मंत्रियों के खिलाफ कौन जांच करेगा? क्या ये मंत्री कभी जन लोकपाल बिल पारित करेंगे? और अगर जन लोकपाल बिल आ जाता है तो सबसे पहले तो इन्हीं मंत्रियों को दिक्कत होगी, इन्हीं मंत्रियों को तकलीफ होगी। इसके बाद जीके वासन, शिपिंग मिनिस्टर, कांगला पोर्ट ट्रस्ट के पास 2,44,000 एकड़ जमीन है। इसमें से 16,000 एकड़ जमीन इन्होंने नमक बनाने वाली कंपनियों को 144 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से लीज पे दे दी। 144 रुपए प्रति एकड़। एक अनुमान है कि इसकी वजह से इन्होंने 2 लाख करोड़ रुपए का सरकार को चूना लगाया है। इसकी जांच कौन करेगा? जब तक ये मंत्रिमंडल के अंदर हैं, तब तक क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि जन लोकपाल बिल आएगा? कमलनाथ, मिनिस्टर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, इनके ऊपर चावल को निर्यात करने के घोटाले का आरोप है। नीरा राडिया की जो टेप निकली थी, उस टेप के अंदर यह कहा गया है, एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो ये कहते हैं कि अगर ये सड़क मंत्री बन जाएं तो बहुत अच्छा होगा। ये अपना 15% कमीशन तो ले ही सकते हैं और साथ में देश की सेवा भी कर लेंगे। तो ये जग जाहिर है कि ये 15% कमीशन लेते हैं, ऐसा उस नीरा राडिया टेप में है, मैं नहीं कह रहा हूं। उसके बाद विकीलीक्स में ये निकल के आया है कि इन्होंने सरकार बचाने के लिए सांसदों को रिश्वत दी थी और सांसदों को रिश्वत देकर खरीदा था। कौन इसकी जांच करेगा? कौन कमलनाथ जी की जांच करेगा? सीबीआई जांच करेगी? दिल्ली पुलिस जांच करेगी? इन मंत्रियों की कौन जांच करेगा हमारे देश के अंदर? अगर मंत्री इस देश को लूटे तो उसकी जांच कौन करेगा? लोकपाल तो ये पास ही नहीं करेंगे। कपिल सिब्बल साहब, तारीफ सुन लीजिए, तारीफ सुन लीजिए। कपिल सिब्बल साहब के ऊपर आरोप है, एक ही आरोप मिला मुझे अखबारों के अंदर। उनके ऊपर आरोप है कि रिलायंस के ऊपर 950 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगनी थी। रिलायंस ने गड़बड़ की थी, उनके ऊपर 650 करोड़ की पेनल्टी लगनी थी। उन्होंने केवल
केवल 5 करोड़ की उनसे पेनल्टी लेके उनको छोड़ दिया। कौन करेगा कपिल सिब्बल के खिलाफ एफआईआर? कौन करेगा कपिल सिब्बल साहब के खिलाफ जांच? इस देश की कोई एजेंसी है आज जो ये जांच कर सकती है? कोई एजेंसी नहीं है। जब तक कपिल सिब्बल साहब मंत्रिमंडल के अंदर हैं, तब तक क्या जन लोकपाल बिल आ सकता है? नहीं आ सकता। शरद पवार, उनके खिलाफ आरोप है, जब अब्दुल करीम तेलगी मामले में जब तेलगी का नार्को एनालिसिस किया गया तो उसने पवार साहब का नाम लिया था कि पवार साहब भी तेलगी घोटाले के अंदर शामिल है, लेकिन इसकी कोई जांच नहीं हुई। 2007 में पवार साहब के ऊपर आरोप लगे कि उन्होंने गेहूं आयात करने के अंदर घोटाला किया है। इस देश के अंदर इतनी महंगाई है, एक आरोप ये लगता है उस महंगाई के लिए कहीं ना कहीं कृषि मंत्रालय भी जिम्मेदार है। 2007 अक्टूबर में बॉम्बे हाई कोर्ट ने शरद पवार, अजीत पवार और सदानंद सुले, जो शरद पवार जी के दामाद हैं, उनके खिलाफ और महाराष्ट्र कृष्णा वैली डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के खिलाफ नोटिस जारी किए और उनसे पूछा कि उनकी पूरे परिवार को और उनके परिवार से जुड़े हुए संस्थानों को सस्ते के अंदर जमीनें क्यों दी गई है। और जो जमीन देने वाले थे वो एनसीपी के नेता थे, उन्हीं की अपनी पार्टी के नेता जो उस टाइम मंत्री थे, राम राजन नायक निंबालकर, वो उस वक्त मंत्री थे महाराष्ट्र कृष्णा वैली डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के, और उन्होंने कॉर्पोरेशन की जमीन उठा के और शरद पवार जी और उनके संस्थानों को ट्रांसफर कर दी। इसकी तहकीकात कौन करेगा? श्री प्रकाश जायसवाल, साथियों, ये सब उन लोगों के नाम हैं जिन्हें हम लोगों ने वोट डाल के चुना था, जिनको हम लोग टैक्स देते हैं, जिनके ऊपर हम लोगों ने विश्वास किया कि वो लोग हमारे टैक्स के पैसे से हम लोगों की रक्षा करेंगे, हम लोगों की सेवा करेंगे। लेकिन अगर इतने बड़े बड़े घोटाले ये सब लोग करते हैं तो इसकी जांच कौन करेगा? ये सबसे बड़ा प्रश्न आज हम सब लोगों के सामने है। अभी 3 दिन पहले 11 लाख करोड़ रुपए का कोयला घोटाला निकल के आया। 11 लाख करोड़ रुपए का कोयला घोटाला हो गया। श्री प्रकाश जायसवाल जी का उस कोयला घोटाले के अंदर नाम है, लेकिन उस कोयला घोटाले की एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई है। ना उसकी एफआईआर दर्ज हुई है, ना उसकी एफआईआर दर्ज होगी, और ना श्री प्रकाश जायसवाल जी के खिलाफ कोई जांच होगी। सुशील कुमार शिंदे जी पावर मिनिस्टर हैं, इनके ऊपर आदर्श घोटाले के अंदर शामिल होने का आरोप है। विलासराव देशमुख साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मंत्री हैं, इनके ऊपर आदर्श घोटाले में शामिल होने का आरोप है। इसके बावजूद एफआईआर में इनका नाम नहीं है। इन्होंने सुभाष घई को अपना इंस्टीट्यूट बनाने के लिए कौड़ियों के भाव जमीन दी थी, जिसको हाईकोर्ट ने, बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनकी जमीन को खारिज कर दिया है। सुभाष घई को वो जमीन वापस करने को बोला गया है, और उन्होंने कहा है कि विलासराव देशमुख जी ने अपने पद का दुरुपयोग करके सुभाष घई को ये जमीन दी है। सीएजी के मुताबिक 28 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है उस डील में, लेकिन अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। अगर जन लोकपाल होता तो ये एफआईआर दर्ज हो जाती। विलासराव देशमुख जी के खिलाफ आरोप है कि उन्होंने, जहां विदर्भ में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, वहां पर उन्होंने महाजनों को, जो किसानों को ऊंचे ब्याज के अंदर पैसा देते हैं, ऐसे सानंदा करके एक विधायक हैं, उनके परिवार वालों के खिलाफ जब किसानों ने प्रशासन को शिकायत की कि ये हमें ऊंचे ब्याज पर जमीन पैसा देते हैं और पैसे की रकम वापस ना करने पर हमें प्रताड़ित किया जाता है, तो विलासराव देशमुख जी ने उनके खिलाफ कोई एक्शन ना लेने के लिए प्रशासन को कहा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ काफी कड़ी टिप्पणी की है और उन्होंने कहा
कि विलासराव देशमुख जी का ये करना बिल्कुल गलत था। इन सब चीजों के खिलाफ कौन एफआईआर दर्ज करेगा? एमके अलागिरी, केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स मिनिस्टर, इनके खिलाफ एम कलीमुट्टू एक तहसीलदार हैं, चुनाव के दौरान उनके ऊपर आक्रमण करने के लिए इनके खिलाफ एक चार्जशीट दायर है। जमीनों का गबन करने के लिए इनके खिलाफ आरोप हैं। फिर से मैं बता दूं, ये आरोप मैं नहीं कह रहा, ये अखबार वाले कह रहे हैं। इनकी बीवी के खिलाफ आरोप है कि उन्होंने मंदिर की जमीन, 20 करोड़ रुपए की मंदिर की जमीन 85 लाख रुपए में ली, और वो एक ऐसे आदमी से ली जिसके खिलाफ 50 आपराधिक मामले चल रहे थे। उनके खिलाफ आरोप है कि उनके लोगों ने दिनाकरण अखबार के दफ्तर को आग लगाई, जिसकी वजह से 3 लोगों की मौत हो गई मई 2007 के अंदर। कौन करेगा इन आरोपों की जांच? अगर हमारे देश का मंत्रिमंडल ऐसे महान लोगों से भरा हुआ है, तो क्या देश हमारा सुरक्षित हाथों के अंदर है? वीरभद्र सिंह, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इनके खिलाफ एक सीडी निकली है। उस सीडी के अंदर ये एक पूर्व आईएएस अधिकारी से रिश्वत मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। एसएम कृष्णा, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, कर्नाटका के लोकायुक्त, उन्होंने इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है कि वहां के माइनिंग घोटाले के अंदर इनका सीधे सीधे इनके ऊपर आरोप है। प्रफुल्ल पटेल, हेवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस मिनिस्टर, इनके खिलाफ आरोप है कि 2004 में जब ये मंत्री बने तो एयर इंडिया का 105 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होता था। 2004 में जब ये मंत्री बने तो 105 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था एयर इंडिया का, और 2011 में जब इन्होंने मंत्रालय छोड़ा तो एयर इंडिया के ऊपर 40,000 करोड़ रुपए का ऋण था और 7,000 करोड़ रुपए का लॉस था एयर इंडिया को। इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने कई ऐसे हवाई जहाज खरीदे जिसकी एयर इंडिया को जरूरत ही नहीं थी। इनके ऊपर आरोप है रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस, उन्होंने इनके ऊपर आरोप लगाया है कि इनको $2.5 लाख की रिश्वत दी गई एक डील के अंदर। लेकिन जिस दिन ये आरोप लगा और अखबारों में आया, अगले दिन प्रधानमंत्री जी ने कहा, उन्होंने जांच करवाने की बजाय ये कहा कि प्रफुल्ल पटेल ईमानदार है, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। साथियों, 34 मंत्रियों के अंदर से अगर जन लोकपाल बिल आ गया तो 14 मंत्रियों के खिलाफ सीधे सीधे एफआईआर दर्ज होगी। क्या हम ये सोच सकते हैं कि ऐसा मंत्रिमंडल कभी भी सख्त जन लोकपाल बिल लेकर आएगा? ये आज हम सब लोगों के सामने सबसे बड़ा प्रश्न है। साथियों, अरविंद भाई ने जो बताया, हम भी जानते हैं कि इस देश में 2 ही जगह ऐसी हैं जहां जितना बो उससे ज्यादा मिलता है। एक तो किसान और दूसरा नेता। किसान के पास तो धरती मां की ताकत है और इनके पास भ्रष्टाचार की ताकत है। जितना बो उससे कई ज्यादा को न काटते। ये तो अरविंद भाई ने आरोपों की बात बताई। अरविंद भाई अभी तो उन्होंने आरोपों की बात बताई। अगर संपत्ति देखोगे तो हर साल कई गुना बढ़ रही है। पता नहीं कौन सी फैक्ट्री लगी हुई है, कौन से पेड़ से लेकर आ रहे हैं। लेकिन अरविंद भाई, हम एक चीज और रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि ये मंत्री संसद में सरकार में क्या भूमिका निभा रहे हैं आपने बताया, लेकिन हमारे और आपके आंदोलन में 2 मंत्रियों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। कौन कौन से 2 मंत्री हैं? 2 मंत्री हैं जो सबसे बड़ी बाधा बने। पी चिदम्बरम, आप लोग हाथ लगा के बताइए जरा। पी चिदम्बरम और दूसरे, पहला, दूसरा, पी चिदम्बरम और कपिल सिब्बल। इन्होंने इस आंदोलन में क्या क्या रोड़े अटकाए, आपके और हमारे जन लोकपाल बिल के रास्ते में क्या क्या रोड़े अटकाए, मैं चाहूंगा अरविंद भाई इसको भी रखें। साथियों, ये तो हमने मंत्रिमंडल के बारे में देखा। ये बिल इसके बाद संसद में गया था। अगर संसद चाहती तो
तो एक अच्छा लोकपाल आ सकता था। दिसंबर के महीने में 27, 28 और 29 दिसंबर को संसद के अंदर जब इस बिल के ऊपर चर्चा हुई तो कुछ लोगों ने इस देश की जनता के बारे में, इस आंदोलन के बारे में, इस देश के रहने वाले नागरिकों के बारे में क्या टिप्पणियां की, हमारी देश की संसद के अंदर किस तरह की चर्चा हुई, इसकी कुछ झलकियां हम लोग अभी फिल्म के अंदर देखते हैं। कौन है आंदोलन में? कोई आदिवासी है, कोई दलित है, कोई पिछड़ा वर्ग का आदमी या किसान लोग है, कोई अकलियत का आदमी है? कौन लोग हैं ये? किनसे डरे हुए हो? किनसे डरते हो? क्यों नाश कर रहे हो देश का? ऐसा बिल लाए हो कि माथा पीटने का मन होता है। अन्ना हजारी जी के स्वास्थ्य के प्रति चिंतित हैं और हम विचार कर रहे हैं बहुत जल्दी कि ऑल इंडिया अन्ना हजारी स्वास्थ्य बचाओ कमेटी संघर्ष समिति हम बनाएं, क्योंकि उनका जीवन बहुत अमूल्य है, रखना बहुत जरूरी है। बात बात पर उनके जो दो वकील हैं, बात सुनिए, लाइटली मत लीजिए, बात पर हर बात पर अनशन। देहात में बोलता कि कोढ़िया डरवावे थूक से कि हमारी बात नहीं मानोगे तो थूक फेंक देंगे, ये कहावत है। Please be more serious. What is this? भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून बनाना तो बहुत दूर की बात है, संसद के अंदर ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में भी हम लोगों ने बहुत सोचा। तो जो डेटा निकल के आया, तथ्य निकल के आए, वो साथियों बहुत चौंकाने वाले हैं। इस संसद के अंदर आज 162 सांसद ऐसे बैठे हैं जिनके ऊपर आपराधिक मामले चल रहे हैं। 162 सांसद ऐसे हैं जिनके ऊपर आपराधिक मामले हैं। इनमें से 14 लोगों के खिलाफ कत्ल और हत्या के आरोप हैं, 14 सांसदों के खिलाफ। 20 सांसदों के खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर के आरोप हैं। 11 सांसदों के खिलाफ ठगी, 420 और चीटिंग के आरोप हैं। 13 सांसदों के खिलाफ अपहरण के आरोप हैं। ऐसे न जाने कितने सांसद हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। लालू यादव जी, मुलायम सिंह यादव, कनिमोई, राजा, कलमाडी, और अगर जन लोकपाल बिल होता तो 14 मंत्रियों के खिलाफ भी एफआईआर होती। तो साथियों, ऐसी संसद क्या जन लोकपाल बिल पारित कर सकती है? ऐसी संसद क्या अपराध के खिलाफ, अपराध रोकने के खिलाफ, हत्याएं रोकने के खिलाफ, अपहरण रोकने के खिलाफ, चीटिंग रोकने के खिलाफ, क्या ये संसद कोई सख्त कानून पास कर सकती है? क्योंकि अगर ये लोग सख्त कानून पास करेंगे तो इनमें से कई लोग जेल चले जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है हम लोगों के सामने, जिसके ऊपर गौर करने की जरूरत है। राज्यों की हालत बहुत अच्छी नहीं है। अभी कर्नाटका के अंदर येडियुरप्पा साहब को बीजेपी दोबारा मुख्यमंत्री बनाने जा रही है, जैसे कि और कोई आदमी नहीं बचा जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार के इतने संगीन आरोप लगे, वो वापस मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जयललिता जी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले हैं, मुलायम सिंह जी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले हैं। हमारे देश में टोटल 4120 एमएलए हैं, 4120 विधायक हैं, सारे राज्योों के मिला के 4120 विधायक हैं। इसमें से 1176 के खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हैं। 25% से ज्यादा विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हैं, जिसमें से 513 विधायकों के खिलाफ संगीन अपराध के मामले, हत्या के, बलात्कार के, अपहरण के, ठगी के, 513 विधायकों के खिलाफ संगीन अपराध के मामले चल रहे हैं। क्या आपको लगता है कि कोई भी राज्य की सरकार एक सख्त लोकायुक्त कानून बनाएगी? साथियों,
खिलाफ ये मामले चल रहे हैं, तो ये पलट के कहते हैं कि अभी तो आरोप हैं, सिद्ध नहीं हुए। मेरा ये कहना है कि अगर सरकार में आपको चपरासी की नौकरी लेनी हो और अगर आपके खिलाफ एफआईआर हो तो चपरासी की नौकरी नहीं मिलती। तो जो लोग चपरासी बनने के काबिल नहीं है, क्या उन लोगों को इस देश का मंत्री बनाना चाहिए? जो लोग चपरासी के लिए एलिजिबल नहीं है, क्या उन लोगों को इस देश की संसद के अंदर बैठना चाहिए? साथियों, आज एक प्रस्ताव मैं रख रहा हूं। प्रस्ताव यह है कि जब भी हम कहते हैं आपके खिलाफ आरोप है, तो कहते हैं आरोप है। अभी तो इन्होंने जानबूझ के ऐसी व्यवस्था बनाई हुई है कि 25-25, 30-30 साल तक आरोप सिद्ध नहीं होते। क्यों नहीं ये जुडिशरी को ठीक कर देते? क्यों नहीं जजेस की अपॉइंटमेंट कर देते? क्यों नहीं और अदालतें बना देते कि 1 साल के अंदर कोई अपराध करे तो 1 साल के अंदर उसका निपटारा होना चाहिए? पर ये करेंगे नहीं, क्योंकि अगर इन लोगों ने कर दिया तो इनके खिलाफ ही मुकदमे जल्दी जल्दी पूरे हो जाएंगे और इन लोगों में से कई लोग जेल चले जाएंगे। तो साथियों, ऐसी हालत में क्या आज हम लोगों को मांग करनी चाहिए कि सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए, स्पेशल अदालतें बनाए, ताकि जितने विधायकों के खिलाफ केस चल रहे हैं, जितने सांसदों के खिलाफ केस चल रहे हैं, ये सारे केस 6 महीने के अंदर पूरे करो, ताकि देश को पता चले कि कितने लोग हत्यारे और कितने लोग निर्दोष हैं।